नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। ट्रेड बनाने से पहले 7045220000 पर आप व्हाट्सएप कीजिए या आपके सवाल हमें ट्वीट कीजिए #AskAwazFNO या #AskAwaz। कैश पे आगे आपके लिए होगा एक ब्रेकआउट या बल्कि ब्रेकडाउन शेयर भी, जिस पर होगी हमारी नजर। और हाँ, ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर एस्कॉर्ट्स के मैनेजमेंट से हम करेंगे बात, और आईटी सेक्टर पर ब्रोकरेज हाउसेस की एक्सपेक्टेशन बताने के लिए मेरी सहयोगी हर्षदा जुड़ेंगे मेरे साथ अब से कुछ ही देर में। आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, स्वागत है आपका। देखिए, दिन के निचले स्तरों से निफ्टी ने आज हमने जो लो देखा है अब तक 14,480 का, अब आप 14,550 के आसपास तक एक बाउंस देख रहे हैं। कैसे आपका असेसमेंट क्या बनता है? क्या लगता है आपको इंडेक्स में ये बाउंस क्या टिकेगा? कोई ट्रेड जो आप लेना चाहेंगे? अगर अभी नहीं तो किस लेवल पे लेंगे? गुड मॉर्निंग प्रदीप। ऐसा था कि हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर देखते हैं और फिर छोटे टाइम फ्रेम देखते हैं। हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे 15,471 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इतना इजी नहीं क्रॉस करना। हमने हाई पिछले दिनों देखा है 15,431, तो हमारा टारगेट तो अचीव हो गया। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 3rd डिग्री डेसिमल में परफेक्ट हो गया। उसके बाद ही अगर यहाँ के क्रॉस करना था तो एक साइडवेज मूव की जरूरत थी, और अब तक तो साइडवेज मूव चल रहा था। आज का तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट था, करीब 14,720 के आसपास था। अगर वहां से एक जगह थी बाउंस करने की, अगर बाउंस में अगर वैलिडिटी होती तो, लेकिन वो आज ब्रीच हो चुका, इसका मतलब वो क्रैक हो चुका। अब इसमें अगर बाउंस मिलता है तो वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। हो सकता है ये जो अभी आप लास्ट 15 मिनट में जो बार देख रहे हैं, लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन वो अपॉर्चुनिस्टिक शॉर्ट कवरिंग है। जिन्होंने शॉर्ट किया है आज वो आज मुनाफा ले जा रहे हैं, इसलिए और कुछ नहीं। लेकिन अपमूव 14,720 तक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी, मैं तो नहीं खरीदता। स्ट्रेच हो चुका है डाउन साइड, इसलिए बाउंस मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तेजी है। अब स्ट्रक्चरली आजकल 3-4 दिन 5 दिन देखें, जब तक 15,000 पार नहीं करता या 14,900 पार नहीं करता, तब तक तो इस पर लॉन्ग साइड का ध्यान नहीं देना चाहिए निफ्टी पर। ओके, तो ये राय है आपके लिए। फिलहाल देखते हैं ये बाउंस कहां तक लेके जाता है निफ्टी को, और फिर किन लेवल्स पर आपके लिए दोबारा से मौके बनते हैं। बहुत बड़ी गिरावट देखिए दिन के दौरान जब आपको दिख गई, तो वहां से एक बाउंस बनाने की कोशिश हो रही है। प्रकाश ने जो भी बात कही उसका लब्बो लुआब यही है। कोई स्टॉक जहां पर आपको इस वक्त शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेड दिख रहा हो प्रकाश? जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वीक नजर आता है। पॉसिबल है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा कुछ आता है तो लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 340 का जोन देखेंगे आप, और स्टॉप होगा करीब 360 का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वीकनेस नजर आती है। दूसरा स्टॉक जो वीक नजर आता है वो है एक्साइड इंडिया। एक्साइड में भी थोड़ी वीकनेस है, जो ब्रेकडाउन मिला है एक्साइड में। पॉसिबल है कि एक डाउन मूव मिले, एक स्लाइड की संभावना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो पॉसिबल है कि 175 का जोन भी देखें, स्टॉप होगा 185 का एक्साइड में। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए आती हुई। एक्साइड पे आपके लिए शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं। ये लेवल सब आपकी स्क्रीन पर हैं। 340 के टारगेट, 360 पे आपको लगाना है एक स्टॉप, यानी 14 रुपए की कमाई होगी, और रिस्क है आपका कुल 6 रुपए का इस वक्त करंट लेवल से। अगर आप देखें एसबीआई पर प्रकाश गाबा की शॉर्ट की राय आती हुई। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। गुरबख्श सिंह साहब जुड़ रहे हैं नागपुर से हमारे साथ। गुरबख्श सिंह साहब को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सिंह साहब बताइए, क्या है आपका सवाल? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास में डिक्सन के 12 शेयर है, 3,670 रुपए का बाय प्राइस है। 1 साल तक मैं वेट कर सकता हूं सर। और सर मेरे पास में एसआरएफ के भी 10 शेयर है 5,300 के रेट पे। इसमें भी 1 साल तक वेट कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए सर दोनों शेयर में? ओके, डिक्सन और एसआरएफ ये वो स्टॉक्स हैं जो सिंह साहब ने चुने हैं। प्रकाश, क्या राय देंगे आप इन्हें? डिक्सन और एसआरएफ, पहले डिक्सन की बात करें। लगता है कि डिक्सन में अपर रीजन्स पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, करीब 4,500 के आसपास, क्योंकि काफी बढ़ चुका था। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा डिप मिल सकता है, हो सकता है करीब 3,000 के आसपास भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, इसलिए थोड़ा डिप अगर सहन कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए। 3,200 के आसपास मुझे लगता है एक सपोर्ट है डिक्सन में। और एसआरएफ, ये स्टॉक तो मुझे अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए। ये स्टॉक घबराना नहीं चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 5,200 के आसपास है। घबराइएगा मत नहीं। और अगर एसआईपी कर सकते हैं एसआरएफ पे तो अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया चार्ट है। नीचे डिप्स मिल सकते हैं, लेकिन उसका घबराना नहीं चाहिए। ओके, तो आपके लिए सलाह है कि आप एसआरएफ पे फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड में रख सकते हैं। डिप्स अगर यहाँ पर मिलते हैं तो घबराएं नहीं। ये दोनों ही स्टॉक्स के बारे में एक बात आप साफ तौर पे समझ के रखिए कि ये स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, आउट परफॉर्मिंग है, अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। लेकिन जब बाजार टूट रहा हो, कमजोर हो रहा हो,
तो हर जगह सेलिंग आती है और उसका असर इस तरह के अच्छे स्टॉक्स पर भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट कोई तरीका नहीं है कि ये स्टॉक्स को बचाया जा सके। तो ऐसी स्थिति में आपको ये तय करना है कि कोई स्ट्रॉन्ग शेयर है और आपका नज़रिया लंबा है तो अपनी पोजीशन को बरकरार रखिए, घबराएं नहीं, आपको मौका यहाँ पर आगे जाके मिलेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हर्ष भानुशाली साहब का सवाल है। इनका ये कह रहे हैं कि इन्होंने निफ्टी का 15,200 की कॉल ले रखी है। ओहो हो, 15,200 की कॉल। अब ये नहीं बताया कि ये एक्सपायरी कौन सी है, इसी हफ्ते वाली है, अगले हफ्ते वाली है, महीने वाली है। देखिए, जब भी आप लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी की कॉल या पुट पे सवाल पूछें तो कृपया तारीख बताना ना भूलें, क्योंकि उसके हिसाब से कॉल बनती है। प्रकाश, क्या राय देंगे आप इन्हें 15,200 की कॉल? दो गलतियां हैं। एक तो उन्होंने आउट ऑफ द मनी कॉल ली है, वो गलत है, और ली कब लिया हमको पता नहीं, लेकिन अगर समझो कि 14,900 पे ले ली तो भी 300 पॉइंट ऊपर थोड़ी गलत है। कॉल लेनी चाहिए या पुट लेनी चाहिए एट द मनी और इन द मनी, वन डाउन इन द मनी, लेकिन यहां पर गलत है। इसलिए मुझे नहीं लगता इनका ये दाम होगा, इस हफ्ते होगा या एक महीने के बाद भी नहीं होगा, ऐसा लगता है। तो इस कॉल से वो निकल जाना चाहिए। मैं होता तो निकल जाता। ओके, निकल जाने की राय है आपके लिए। अगले दर्शक को अपने साथ जोड़ते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे आज का ब्रेकडाउन ट्रेड जो मुझे दिख रहा है। हर्षित पाठक साहब हैं मैहर से। हर्षित जी बताइए। हर्षित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, इनके साथ शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। RVNL इन्होंने लिए हैं 30 रुपए 89 पैसे पे, फिलहाल 2 रुपए के आसपास का नुकसान है। प्रकाश, क्या राय देंगे आप? मेरे ख्याल से RVNL का सपोर्ट है करीब 28-27 के आसपास है, तो नथिंग टू वरी। होल्ड की एनर्जी स्ट्रक्चर पॉजिटिव, अब करेक्टिव मोड पर है, लेकिन यहाँ पर भी इतनी कुछ खास वीकनेस नजर नहीं आती। होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। एक लेवल देता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए, 33 रुपए। एक बार ये 33 पार कर लेगा तो फ्रेश अप मूव मिलेगा, लेकिन 33 भी इतना पार इजी पार नहीं करेगा, थोड़ा वक्त गुजारेगा लोअर लेवल्स में। घबराइएगा मत, होल्ड कीजिए स्टॉक। बने रहिए, ये राय आपके लिए। हाल में ये टूटा क्योंकि सरकार ने यहाँ से पैसे उठाए और उसके बाद देखिए दबाव फिलहाल मार्केट के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको वो स्टॉक जहां पर इस वक्त एक ब्रेकआउट बल्कि ब्रेक डाउन बनता हुआ दिख रहा है आज के ट्रेड। और नजर होनी चाहिए आपकी क्यूमिंस के 850 के पुट ऑप्शन पे, जहां पर हम दबाव बढ़ते हुए देख रहे हैं आज के ट्रेड में। दिन के लोस पर यह स्टॉक चल रहा है और आप देख सकते हैं जो हमने आपके लिए 850 का पुट ऑप्शन चुना है वहां पर आप प्रेशर आते हुए देख ही रहे हैं। इसके अलावा मैंने दूसरे ऑप्शंस भी देखे, दूसरे स्ट्राइक्स भी देखे, हर जगह आपको प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डायरेक्टर साहब कृपया एक जगह अगर आप दिन का चार्ट दिखा पाएं, साथ ही साथ अगर आप ऑप्शन का जो हॉटबोर्ड आप कहते हैं ना वो दिखा पाएं, तो लोगों को अंदाजा लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद हम जाते हैं प्रकाश जी के पास और फिर हम उनसे टारगेट और स्टॉप लॉस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप देखिए फिलहाल स्टॉक पे जिस तरह से ऊपर से प्रेशर बनता हुआ नजर आया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस में आप पुट्स की बाइंग आते हुए देख रहे हैं, फ्यूचर्स में आप शॉर्ट बनते हुए देख रहे हैं। और अगर डायरेक्टर साहब आपको मेरा चार्ट दिखाएं जो मेरी स्क्रीन पर इस वक्त खुला हुआ है, तो आप देख पाएंगे कि किस तरह के पैटर्न यहां पे बने हैं। टेक्निकली प्रकाश की राय लेंगे इस पैटर्न पे, लेकिन जो मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो आप देख सकते हैं 15 मिनट के चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ आपको पिछले 4 दिनों के ट्रेड के हिसाब से दिखाई देगा और आज उसका एक ब्रेकडाउन। अच्छा, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आप देखते हैं कि वो तेजी के बाद ऊपर के लेवल पे बनना चाहिए और ये आप देख सकते हैं कि ऊपर के लेवल पर आपने ये दबाव दरअसल आज आते हुए देखा है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका डेली चार्ट। क्योंकि यहां पे आपको दिखाई देगा साफ तौर पे ऊपरी स्तरों पे ये रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया। पहले आपने एक बड़ी रेड कैंडल बनते हुए देखी और उसके बाद फॉलो अप में आज अब ये आ चुका है बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड में, जो आपको मंदी बढ़ते हुए दिखाता है। तो 15 मिनट के चार्ट और डेली चार्ट, ये दो पैटर्न आपके सामने इस वक्त हैं। प्रकाश, क्या राय देंगे आप क्यूमिंस पे? क्यूमिंस में 2-3 बातें इसके अगेंस्ट है। एक तो करीब 4-5 हफ्ते से एक अपर रीजन्स में थका हुआ है और वो भी स्ट्रेच मोड के बाद थका हुआ है, और दूसरा जो अगेंस्ट है उसके लिए 1000 का आंकड़ा, यह साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। जिसको भी प्रॉफिट बुक करते हैं नॉर्मली 1000 के आसपास करते हैं और उसके पहले ही हो चुका 950 के आसपास देखा इन्होंने, तो यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस तो है। स्ट्रक्चर लगता है पॉजिटिव लेकिन वीकनेस है, तो मुझे लगता है अब लेके 2-4 दिन की अगर मूव देखें तो लगता है इसमें थोड़ी वीकनेस है। लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, कहां तक जा सकता है, स्लाइड हो सकता है। 840 एक पहला एक लेवल रहेगा, उसके बाद करीब 820 का ये जोन रहेगा, वहां पर संभावना है कि स्लाइड हो। हाँ, एक स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत पड़ेगी 900 रुपए का, 905 का, बस
और शॉर्ट कर देना चाहिए क्यूमिंस इंडिया में। ओके, तो ये राय आपके लिए सामने आती हुई, और देखिए हमारे बात करते करते दिन के नए लोज पर ये स्टॉक फिसलता हुआ नजर आ रहा है। डायरेक्टर साहब, आप अगर आप हमें टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार दोबारा से दिखाएं, ऑप्शन का लेवल एक बार दोबारा से दिखाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। ये रहा देखिए आपके सामने अब आता हुआ। आज इस ऑप्शन पे अब तक करीब 2.5 गुना पोजीशंस बढ़ती हुई नजर आई हैं, और इस बीच हमारे बात करते करते स्टॉक तेजी के साथ अपने ऑप्शन जो है अपने टारगेट की ओर बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और ये टारगेट और स्टॉप के लेवल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर क्यूमिंस पे आपको 850 के लेवल पर पुट बाइंग करने की राय दी जा रही है। 850 के स्ट्राइक वाला पुट ऑप्शन, हमेशा ध्यान रखें कि लेवल कौन सा है, स्ट्राइक कौन सा है, और उसके लेवल्स पे नजर रखते हुए आपको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन आपकी नजर होनी चाहिए हमेशा स्टॉक पे जिसकी कमजोरी का या तेजी का आप फायदा उठाते हैं ऑप्शन ट्रेड में। तो चलिए, ये रही आपके लिए आज की कॉल, आज का ब्रेकडाउन बनता हुआ। और अब उस सेक्टर की बात करते हैं जहां पे आज काफी मदद मिल रही है बाजार को, और वो सेक्टर आप समझ गए होंगे, आईटी है। जी हां, और आईटी कंपनियों के नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद की जा रही है। दिग्गज ब्रोकिंग फर्म्स ने इस पर अपने रिपोर्ट्स जारी किए हैं, अनुमान जारी किए हैं, और मेरी सहयोगी हर्षदा इस वक्त मेरे साथ हैं जिन्होंने इन सारी रिपोर्ट्स को पढ़ के उनका सार आपके लिए निकाला है। तो हर्षदा, क्या कहेंगे आप, शॉर्ट में आईटी सेक्टर मदद करेगा इस बिगड़े हुए मूड में बाजार की? प्रदीप, उम्मीद तो यही है क्योंकि सिर्फ Q4 ही नहीं, अब अगले साल की भी एक्सपेक्टेशंस ब्रोकरेजेस की ओर से आती हुई दिखाई दे रही हैं। HSBC, CLSA ने अपनी रिपोर्ट निकाली है, भारतीय ब्रोकरेजेस में ICICI डायरेक्ट ने निकाली है, लेकिन आगे JP मॉर्गन, नोमुरा सबकी रिपोर्ट आएंगी। लेकिन जो इस समय रिपोर्ट छन छन के आ रही है उसमें इंडिकेशन यही है कि चौथी तिमाही दरअसल आईटी कंपनियों के लिए पिछले 10 सालों में, यानी कि पिछले एक डेकेड में सबसे बेहतरीन Q4 रहने वाला है। तो वो इनफैक्ट इस समय की सबसे बड़ी हाईलाइट है। अब इन कंपनियों का प्रदर्शन कैसे रहेगा, तो इस मजबूत परफॉर्मेंस में ऑन एन एवरेज HSBC तो एक्सपेक्ट यही कर रहा है कि 3 से 4% तक की रेवेन्यू ग्रोथ इन कंपनियों की ओर से आती हुई दिखाई देगी। अब इसको अगर आप देखें तो स्पेसिफिकली किस कंपनी की कितनी ग्रोथ होगी, तो शुरुआत होगी 12 तारीख को TCS के नंबर्स के साथ, उसके बाद 14 को आएंगे इन्फोसिस के नंबर्स, और ठीक विप्रो के आएंगे 15 तारीख को। तो वो वाला हफ्ता जो है वो सबसे ज्यादा एक्शन वाला रहने वाला है। 3 से 4% की ऑन एन एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ में TCS इनफैक्ट वो लीडरशिप पोजीशन अपनी बरकरार रखने की पूरी उम्मीद है। अब इसके पीछे अलग अलग कारण है कि देखिए बेहतर डील्स कंपनियों ने क्लॉक की है, क्लाउड की तरफ जो रुझान है वो ज्यादातर कस्टमर्स का बड़ा है, और वो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल में उतरे हैं। ये आपको याद होगा TCS के मैनेजमेंट ने साफ कहा था। तो पहले आइए Q4 के नंबर्स पर। Q4 में TCS एक्सपेक्टेड यही है कि करीब 5% तक की रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी, मार्जिन में 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा रहेगा, 27% के मार्जिन कंपनी पोस्ट कर सकती है। इन्फोसिस के नंबर्स में भी अगर आप Q4 की पहले बात करें तो 4% तक की रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है, और मार्जिन करीब 24% के आसपास आएंगे। जो पिछले क्वार्टर में 25% के करीब थे, वहां पर थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है, 100 बेसिस पॉइंट की। वेज हाइक्स का यहां पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट रहेगा। HCL टेक से 3% प्लस की उम्मीद है रेवेन्यू परफॉर्मेंस की, और 21% के आसपास के मार्जिन रहेंगे। और विप्रो में 3.5% तक की रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है, 20% के मार्जिन के करीब ही कंपनी पोस्ट करेगी, और टेक महिंद्रा में 3% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो टॉप ऑफ द लाइन ऑफ कोर्स TCS रहने वाला है, और उसके ठीक पीछे इन्फोसिस रहेगा। लेकिन इस समय बाजार सिर्फ Q4 के नंबर्स को नहीं भुना रहा है प्रदीप, ये भी फोकस कर रहा है कि FY22 यानी कि आने वाला साल कंपनियां क्या पोस्ट करती हुई दिखाई देंगी, और उस पर गौर करना है। इन्फोसिस के लिए कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ करीब 12 से 14% के आसपास आ सकती है। एबिटा मार्जिन 22 से 24% के करीब रहने की उम्मीद है। HCL टेक की जो रेवेन्यू ग्रोथ FY22 का जो हम आंकड़ा कह रहे थे वो 11 से 13% तक की रेवेन्यू देखने को मिल सकती है, और एबिटा मार्जिन करीब 20 से 21% का, और विप्रो में करीब 2.2 to 4% तक की Q1 की रेवेन्यू ग्रोथ आने के आसार है। ये Q4 के एक्सपेक्टेशन, लेकिन FY22 में भी औसतन 10 से करीब 13% तक की रेवेन्यू ग्रोथ इन कंपनियों से एक्सपेक्टेड है, और इस समय मार्केट वही भुना रहा है। बिल्कुल, तो दिग्गज TCS और इन्फोसिस, इनके नतीजे सबसे बेहतरीन। जो ये बहुत ही खूबसूरत प्लेट है, इसकी तो फोटो निकाल के आपको रख लेनी चाहिए। जब भी रिजल्ट सीजन में आपके IT के नंबर आने वाले होंगे, खोल के देखिएगा। बिल्कुल समरी आपके लिए हर्षिता ने पेश की है। और प्रकाश, इसको देखते हुए आप अपनी राय दीजिए। आपने तो पूरी कमेंट्री सुनी, कोई चार्ट जो आपको पसंद आया हो?
वेल मुझे चार्ट में विप्रो अच्छा लगता है, डेफिनेटली अच्छा है मूव, ये बहुत अच्छा जो करेक्शन था वो खत्म हुआ, 400 रुपीस है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है और लगता है कि यस आईटी क्षेत्र के हिसाब से ये 500 की तरफ जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। मुझे विप्रो अच्छा लगता है। ओके, तो प्रकाश चुन रहे हैं विप्रो और यहाँ पर दरअसल मैनेजमेंट बदलने के बाद और रीस्ट्रक्चरिंग होने के बाद काफ़ी लोगों के पसंद में ये स्टॉक आ गया है विप्रो का, जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए प्रकाश की राय में। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे दर्शक इस वक्त क्या सवाल पूछ रहे हैं हमसे। अगला सवाल जो इस वक्त मेरे सामने आ रहा है मेरी स्क्रीन पे, वो सवाल है 14,800 की कॉल संजय परमार साहब ने ली है 117 रुपए पे 8 अप्रैल यानी इसी हफ्ते की। तो ये तो रिलेटिवली अगर आप देखिए प्रकाश तो बेहतर है, नीचे के लेवल की है। अगर इन्होंने पिछले सेशन में ली होगी तो उस वक्त तो ये इन द मनी भी थी, लेकिन अब तो वहां से हम काफ़ी नीचे आ गए हैं। क्या राय देंगे आप इन्हें? एक मिनट, आपका थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम था, स्टॉक में नाम ध्यान नहीं आया। निफ्टी की 14,800 की कॉल 8 अप्रैल वाली, ये इन्होंने ली है 56 रुपए 60 पैसे का लेवल इस समय चल रहा है और हमारे दर्शक संजय परमार साहब ने 117 पे ली थी, यानी आधी हो गई है ये कॉल। प्लीज रिपीट कीजिए वापस, थोड़ा इंटरनेट का थोड़ा इश्यूज है सर। निफ्टी 14,800 कॉल ऑप्शन, निफ्टी, ओके निफ्टी मेरे ख्याल से 14,800 कॉल ऑप्शन दिक्कत है, वहीं पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, बाउंस मिला तो फायदे में आएगा, लेकिन जब निफ्टी का जब मैं चार्ट देखता हूं उसके हिसाब से मुझे वीकनेस नजर आती है। कॉल में फायदा नहीं होगा, पुट में फायदा होता है, तो मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। निकल जाने की राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई। इस पोजीशन को देखिए, आधे पैसे आ रहे हैं ना, ले लीजिए, फिर देखिए जब बाजार सेटल होगा वहां पे फिर दोबारा कॉल लीजिएगा अगर आपको यही पसंद है, या फिर पुट लेने की कोशिश कीजिए सही लेवल पे। इस समय बाजार काफी वोलेटाइल है, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए पोजीशन को होल्ड करना बेहद जोखिम भरा है। ध्यान रखिए, पोजीशन हेज करके चले तो बेहतर होगा। और अब बात करते हैं एस्कॉर्ट्स की। मार्च में एस्कॉर्ट्स की बिक्री शानदार रही है, बिक्री में लगातार तीसरे महीने उछाल देखने को मिल रहा है और इस पर और आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए कंपनी के ग्रुप सीएफओ भरत मदान साहब हमारे साथ जुड़ते हुए। मदान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस समय देखिए आपके सेल्स के आंकड़े तो बेहद शानदार है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उस पर आपकी राय लेना चाहेंगे। और साथ ही साथ ये जो लॉकडाउन जिसका डर इस समय पूरे बाजार को सता रहा है, ये शुरू हो रहा है, तो क्या अप्रैल मई में इसका असर दिख सकता है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे आपने बताया, अभी तक तो रूरल मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रही है, रिटेल काफी स्ट्रॉन्ग है, रूरल कैश फ्लोज भी अच्छे चल रहे हैं। तो अभी शॉर्ट टर्म में हमें कोई ऐसा कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं दिखता है जो बाजार की डिमांड को अफेक्ट कर सके। लॉकडाउन का डेफिनेटली कंसर्न एक है, नोइंग जो पिछले साल हुआ था, अगर ऐसा भी अगर रिपीट होता तो डेफिनेटली वो एक कंसर्न होगा, जो कि इस बार लगता नहीं है कि ऐसी ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे अभी महाराष्ट्र की भी हमने गाइडेंस देखी है तो इंडस्ट्री को अभी ओपन ही छोड़ा गया है, तो आई थिंक उसको रहते डेफिनेटली ये एक है जो हम नजरिया जो काफी क्लोजली वॉच कर रहे हैं। तो स्पेशली हमने जो सप्लायर्स की अपने बात की है, तो अभी तक इन सप्लायर्स ने ऐसा कंसर्न नहीं दिखाया है, लेकिन अपनी एंड पे हम डेफिनेटली प्लान करके चलेंगे कि अपनी इन्वेंट्री पोजीशन जो हमारी ठीक रहे ताकि हमारे प्रोडक्शन इम्पैक्ट ना हो। देखिए सरकार की पूरी कोशिश है एक कि इंडस्ट्रीज पे कोई असर ना हो, किसी भी इंडस्ट्री पे। ये कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, यूनिट्स है, तो वो अपने लोगों को वहीं पे रखें, अगर उनकी जांच करते रहें तो उनका कामकाज प्रोडक्शन आराम से चलते रहना चाहिए, ये सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। और ख़ास तौर पे कृषि उत्पाद और कृषि से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स को लेकर के सरकार की ये प्रायोरिटी पिछली बार भी थी जो हमने देखा था। सिर्फ एक आंकड़ा अगर आप हमसे शेयर कर सके, क्योंकि महाराष्ट्र में ये पहला लॉकडाउन आता हुआ दिख रहा है, आपका कारोबार का कितना हिस्सा है यहाँ से? और अभी आप वेंडर्स के बारे में बात कर रहे थे मेरे ख्याल से, तो क्या यहाँ पर आपके वेंडर्स, आपके यूनिट्स वगैरह हैं, कुल मिलाकर किस तरह का फर्क पड़ता है महाराष्ट्र के कारोबार से आपको? तो सेल साइड पे ज्यादा इम्पैक्ट महाराष्ट्र में नहीं है, हमारा मार्केट शेयर महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा नहीं है, 6-7% मार्केट शेयर कैप्टन है हमारा। तो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना कंसर्न नहीं लगता, बट हाँ सप्लायर बेस डेफिनेटली हमारा महाराष्ट्र में काफी है। हमारे 80 to 90 सप्लायर्स हैं, जो की सप्लायर्स हैं जो महाराष्ट्र की मिलते हैं, स्पेशली जो ऑटो हब है तो वहाँ पे काफी कास्टिंग फॉर्जिंग सप्लायर्स हैं जो बेसिकली वहीं पे बेस्ड है। तो वहाँ पे लास्ट टाइम काफी इम्पैक्ट हुआ था, तो आई थिंक इस बार अभी तक जो बात की हमने सप्लायर से वो वाला अभी तक इशू नहीं है।
तो अब उम्मीद करते हैं अगर इंडस्ट्री की परमिशन चलती रहती है, वहाँ पे ऐसा भी कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर नहीं होते हैं, तो ऐसा इशू दोबारा नहीं आना चाहिए। बट डेफिनेटली लेकिन केसेस काफी बढ़ जाते हैं एक पर्टिकुलर जोन में, तो अगर कोई जोन को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली वो एक कंसर्न हुआ। तो अगर 2 या 4 सप्लायर भी अगर सप्लाई इफेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसका प्रोडक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ओके, अच्छा, आपके पूरे साल के आंकड़े जो हमारे सामने हैं, अगर उस पर नजर डालें, 24% की वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई दी है वित्त वर्ष 2021 में, जो मार्च में खत्म हुआ। अब इस साल आप किस तरह की ग्रोथ का अनुमान लेकर, टारगेट लेकर, बजट लेकर चल रहे हैं सर? देखिए, अभी जैसे उम्मीद है कि अगले 6 महीने में तो डेफिनेटली ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए। जैसे कि अभी रूरल सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव है, तो बेस इफेक्ट भी काफी लो है। और लास्ट टाइम क्योंकि पहले 6 महीने में सप्लाई साइड के भी इश्यूज थे और ग्रेजुअल ओपनिंग हुआ था मार्केट में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट साइड पे, तो डेफिनेटली पहले 2 क्वार्टर में तो सेल्स अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद का जो सेकंड हाफ है वो इस पे डिपेंड करेगा कि मानसून कैसा है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का। 2 इनिशियल जो इंडिकेशन अभी आ रहे हैं वो क्लोज टू नॉर्मल मानसून भी आ रहे हैं, बट आई थिंक एक्चुअल की हमें वेट करनी पड़ेगी। तो उसके बाद में सेकंड हाफ थोड़ा, क्योंकि काफी बेस इफेक्ट काफी हाई है, उस केस में हो सकता है थोड़ा फ्लैटिश या थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। बट ओवरऑल फुल ईयर जो देखा जाए तो अभी लगता है हमें मिड सिंगल डिजिट की ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। सॉरी सर, हम आपका आंकड़ा ठीक से सुन नहीं पाए, अगर एक बार फिर आप बताएं, कितने ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कहा आपने? फुल ईयर का अगर देखा जाए तो अगर सेकंड हाफ को डबल डिजिट ग्रोथ आती है और H1 अगर फ्लैट भी रहता है तो ओवरऑल फुल ईयर स्टिल मिड सिंगल डिजिट की ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। अगर H2 अच्छा गया, अगर अच्छी बारिश हुई और अच्छा गया तो डेफिनेटली ओवरऑल ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है। ओके, एक और चीज़ जो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, पिछले 3 क्वार्टर के जो हमने नतीजे देखे, करीब 16.5% के आसपास आपके मार्जिन बेहद स्ट्रांग रहे हैं। इधर बीच हम देख रहे हैं कि मेटल के दाम, काफ़ी रॉ मटेरियल के दाम बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर आप एक अंदाज़ा दें कि मार्जिन का आउटलुक कैसा है, क्या आपने अभी तक दाम बढ़ाए हैं या बढ़ाने की तैयारी है? जी हाँ, तो हमने लास्ट प्राइस इंक्रीज जो किया था पहले, अभी हमने लास्ट क्वार्टर में किया था, जो दिसंबर क्वार्टर में किया था फेस्टिवल के बाद में। तो उसके बाद में अगले क्वार्टर में जो जैन से बाद में इन्फ्लेशन पे काफी ज्यादा प्रेशर आता है, लेकिन हम नॉर्मली अपना प्राइस इंक्रीज जो है 1 क्वार्टर के लैग से करते हैं। तो अभी हमने 1 अप्रैल से अपने प्राइस और बढ़ाए हैं ट्रैक्टर्स के केस में। तो लेकिन अभी इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है जो इस क्वार्टर में भी रहा है, उसका डेफिनेटली अभी इम्पैक्ट अप्रैल टू जून के क्वार्टर में भी मटेरियल कॉस्ट जो है बढ़ रही है, तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। जो मे भी अगले क्वार्टर में अगेन हमें प्राइस रिव्यू करने पड़ेंगे, मे भी अभी दोबारा पासिंग करना पड़े। तो ओवरऑल डेफिनेटली आई थिंक 2 to 3% इम्पैक्ट जो है अभी क्योंकि लैग की वजह से वो डेफिनेटली मार्जिन पे रहेगा। तो आई थिंक इस क्वार्टर में भी लगता है कि इम्पैक्ट हमारा नेगेटिव आएगा मार्जिन पे। तो 2 से 3% का इम्पैक्ट आपको मार्जिन पे दिख सकता है, लेकिन आपने कहा 1 अप्रैल से आपने दाम बढ़ाए हैं, कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो ऑलमोस्ट 3% प्राइस इंक्रीज किया हमने ट्रैक्टर के केस को, 2% हमने पहले किया था, अभी तो 5% का इंक्रीज अपनी हो चुका है ब्रॉडली। तो मॉडल टू मॉडल वो अलग अलग वेरी करेगा, बट उसके बाद भी जैसे मैंने बोला अभी क्योंकि इस क्वार्टर में भी मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो उसका अभी भी कुछ ना कुछ लैग इफेक्ट है, जो मे भी हमें अगले क्वार्टर में दिन अगेन फर्दर प्राइस इंक्रीज देखना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कैसे इंडस्ट्री बिहेव करती है, तो बाकी कंपटीशन कैसे रिएक्ट करता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मदान साहब आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मदान साहब हमें बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2% दिसंबर में बढ़ा था दाम ट्रैक्टर का और 1 अप्रैल से 3% की और बढ़ोतरी हुई है। अगले क्वार्टर में फिर से बढ़ोतरी पर विचार किया जा सकता है क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरी अहम बात जो उन्होंने बताई कि महाराष्ट्र करीब 6% के आसपास उनके कुल सेल्स का हिस्सा है, लेकिन वेंडर्स काफ़ी हैं यहाँ पर, और ऐसी स्थिति में कोई डिस्ट्रप्शन हुआ तो दिक्कत हो सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा डिस्ट्रप्शन नहीं हो रहा है और यहाँ की महाराष्ट्र सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन, कोई भी कामकाज, किसी भी इंडस्ट्री को कोई दिक्कत ना हो, इस तरह की कोशिश राज्य सरकार पूरी तरह से कर रही है। प्रकाश, एस्कॉर्ट्स के चार्ट पे जरा नजर डालिए, क्या राय देते हैं आप? एस्कॉर्ट्स का जो चार्ट है, थोड़ा अपर रीजन में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। जो इंपॉर्टेंट लेवल था करीब 1270 का, वो ब्रीच हो चुका, तो थोड़ा शायद लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1200 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देना, अगर वहां पर समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 1200 के लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एस्कॉर्ट्स के लिए, ध्यान रखिए, उस सपोर्ट पे नज़र रखिए अगर आपके पास कोई पोजीशन है। अब जाहिर है कि ये तो सवाल था नहीं, हम तो सिर्फ एक जनरल व्यू ले रहे हैं इस पे, तो 1200 का स्टॉप लगाइए अगर आपके पास ये शेयर है और आप आज सवाल नहीं पूछ पाए हैं तो उसका जवाब आपको पहले से ही मिलता हुआ।
अगला सवाल ले लेते हैं, दिन का आखिरी सवाल है। ये राहुल जी हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल से। राहुल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल है सर? वहाँ पे चुनाव की सरगर्मी बहुत जबरदस्त है, हम सारे दिन खबरें सुनते रहते हैं। हाँ जी सर। क्या है आपका अनुमान? सर हम तो बीजेपी में डाल के आए, शायद बीजेपी जीत जाए। ओके चलिए, ये डिपस्टिक सर्वे है। एक दर्शक से, केवल हमारे साथ एक ही दर्शक जुड़े हैं बंगाल से, और दर्शक जुड़ेंगे तो उनकी राय लेंगे, लेकिन बड़ी आसानी से इन्होंने बता दिया कि इन्होंने वोट कहाँ डाला है। नॉर्मली तो लोग बहुत छिपा के रखते हैं, लेकिन आपका सवाल सामने ले लेते हैं। बताइए, वो बिल्कुल छुपाने की जरूरत नहीं है। पोजीशन क्या है आपकी, क्या व्यू है, क्या जानना चाहते हैं प्रकाश से? सर मैं जानना चाहता हूँ, इंडियन बैंक के मेरा 400 शेयर है 95 के भाव पे, और 190 डबल कब होगा सर? यहाँ से डबल चाहते हैं आप इंडियन बैंक को? हाँ जी। तो 114 हो गया, 20 रुपए का फायदा तो हो चुका है। आपकी इच्छा है कि ये 190 तक जाए। प्रकाश, ये स्टॉक बहुत बुरी तरह से गिर गया था क्योंकि इसमें इलाहाबाद बैंक का मर्जर हो गया, इस वजह से इनके बैलेंस शीट थोड़ी बिगड़ गई, ये कहना चाहिए। अदरवाइज बेहतरीन बैंक हुआ करता था। लेकिन अब देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे राहुल जी ने एंट्री ली है। 190 आएगा क्या? कब तक आएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, एक दो बातें। 20 रुपए का मुनाफा है, मैं घर ले लेता। सबसे पहले बात, री एंटर करना है, 190 देखना है, तो उसके लिए जरूर लेना। अगर लोअर लेवल्स देखने को मिलते हैं तो कहां तक वो लोअर लेवल आ सकता है? पॉसिबल है कि करीब 90 के आसपास मौका मिले। अगर 90 के आसपास ले लेंगे तो शायद वहां पर डबल होने का हो सकता है चांस, क्योंकि फिर कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। कम से कम 20 रुपया तो ले लीजिए, अगर 90 में लेंगे तो आपकी कॉस्ट 70 हो जाएगी दिमाग के अंदर। लेकिन लोअर लेवल्स पे लेना चाहिए जहां पर हमारा सपोर्ट हो और वहां से ज्यादा गिरावट ना दिखे, वो है करीब 90 के आसपास। बिल्कुल, तो इनका लेवल ऐसे भी 95 का है। इन्होंने इसके बाद मेरे ख्याल से 155-60 के लेवल देखे, पर वहाँ बेचा नहीं। तो राहुल जी, आप अब बेचने के बारे में ना सोचें। प्रकाश आपको यही कह रहे हैं कि आपके लेवल पे आए तो इनफैक्ट और ऐड कीजिए 90 के आसपास, और फिर आपको वहाँ से मुनाफा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक टर्न अराउंड देखा है। हालांकि प्रकाश जी का कहना है कि 20 रुपये जो मिल रहे हैं वो अगर आप चाहें तो एक बार बुक कर लीजिए, बाजार का मूड खराब है तो फिर से दोबारा एंट्री आपको मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। यह आपके लिए राय प्रकाश काबा की ओर से इंडियन बैंक पे। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। ब्रेक के बाद सबसे बड़ा गेम शो खिलाड़ी नंबर 1।